आज ब्लैक एंड व्हाइट की शुरुआत हम एक सवाल से करना चाहते हैं और वो सवाल ये है कि मान लीजिए, कल्पना कीजिए, अगर पुलिस किसी आम आदमी के घर पर छापा मारती है तो पुलिस को उस व्यक्ति के घर से क्या मिलेगा या क्या मिलना चाहिए। आपका जवाब यही होगा कि पुलिस को वहां से खाने पीने का सामान मिलेगा, बच्चों की कॉपी किताबें, टीवी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान या कपड़े, जूते, इसी तरह का सामान मिलेगा। अगर किसी आम नागरिक के घर पर पुलिस छापा मारेगी तो और क्या मिलेगा। कोई बहुत पैसे वाला हुआ तो शायद कुछ पैसा भी मिल जाए। लेकिन अगर हम आपसे ये कहें कि पुलिस एक इलाके में कुछ लोगों के घर पर जाती है और उसे उन घरों से अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और छतों पर इकट्ठा करके रखे गए बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या मानेंगे? क्या ये शरीफ नागरिक हो सकते हैं? उत्तराखंड में हल्द्वानी के जिस रिहायशी इलाके में 8 फरवरी को हिंसा भड़की थी, वहां कार्रवाई के दौरान पुलिस को अब कई घरों से अवैध हथियार मिल रहे हैं। पुलिस के मुताबिक कुल 6 से ज्यादा घर ऐसे हैं जहां से उसे 7 गन्स यानी पिस्तौल और 54 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। और ये घर उन्हीं लोगों के हैं जिन पर पुलिसकर्मियों को थाने में घेर कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। तो हिम्मत देखिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने पुलिस वालों को ही थाने में घेर लिया, थाने में आग लगा दी और पुलिस को जिंदा जलाने की कोशिश की। इतनी हिम्मत है इनकी। और इन लोगों में आरोपी मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद निजाम, जुनैद, शहजाद और आरोपी महबूब का नाम शामिल है। और पुलिस का कहना है कि इन आरोपियों के घर से वो 99 जिंदा कारतूस बरामद कर चुकी है, जो 8 फरवरी को दंगाइयों ने पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद पुलिस स्टेशन से ही लूट लिए थे। यानी ये पुलिस स्टेशन गए, वहां हमला किया, उसके बाद कारतूस लूट लिए और उन कारतूसों को लूटकर अपने घर में रख लिया। विडंबना यह है कि जिन लोगों के घरों से ये अवैध हथियार मिल रहे हैं, उन्हें हमारे देश का एक खास वर्ग निर्दोष बताते हुए यह कह रहा है कि हल्द्वानी में उत्तराखंड की सरकार और पुलिस बेकसूर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार कर रही है। लेकिन आज हमारा सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने घरों में अवैध हथियार छिपाकर रखे हुए थे, जिन लोगों के घरों से, उनकी छतों से पुलिस पर पथराव करने का आरोप है, क्या वो लोग निर्दोष और बेकसूर हो सकते हैं? और ये कौन से बेकसूर और आम लोग हैं जो अपने घर में अवैध हथियार रखते हैं? अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो उन घायल पुलिसकर्मियों की हैं जिन पर 8 फरवरी को हल्द्वानी में जानलेवा हमला हुआ। और इन पुलिसकर्मियों का कहना है कि उस दिन उन्हें हिंसक भीड़ ने स्थानीय थाने में बंद करके जिंदा जलाने का प्रयास किया। और भीड़ के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुलिस पर हमला करने की योजना बहुत पहले से बनाकर रखी थी। लेकिन विडंबना यह है कि हमारे देश में पुलिस पर हुए इतने बड़े हमले की कोई बात नहीं कर रहा और कुछ लोग हमला करने वालों का ही इस समय बचाव कर रहे हैं। आज देश भर में हल्द्वानी की इन तस्वीरों को दिखाकर यह कहा जा रहा है कि उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों पर इस कदर अत्याचार हो रहा है कि बड़ी संख्या में वहां रहने वाले मुस्लिम परिवार अपने घरों पर ताला लगाकर हल्द्वानी से भागने पर मजबूर हो गए हैं, पलायन कर रहे हैं, अपना घर छोड़कर भाग गए हैं। और इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं कि जिस इलाके में हिंसा हुई थी वहां कई घरों पर अब ताला लटका हुआ है। इन घरों में कोई रहता नहीं है, सुनसान गलियां पड़ी हुई हैं और बड़ी संख्या में लोग यहां से अपने परिवारों के साथ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं या जा चुके हैं। हल्द्वानी में भड़की हिंसा को आज 4 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें इस हिंसा की मूल जड़ के बारे में, यानी मूल वजह के बारे में अभी तक पता नहीं होगा। आपने हिंसा की तस्वीरें तो बहुत देखी होंगी, लगातार सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें पूरे देश में लोगों ने देख ली हैं, लेकिन अभी भी आपको पता नहीं होगा कि ये किस कारण हुआ। इसलिए अब हम इस हिंसा से जुड़े सभी सवालों के आपको सही सही जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल तो आपके मन में यही होगा कि ये पूरा मामला है क्या? तो ये मामला असल में स्थानीय नगर निगम यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला है। नगर निगम का कहना है कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में कुछ लोगों ने उसकी जमीन पर अवैध मदरसा और नमाज स्थल बनाया हुआ है, जिसे हटाने के लिए नगर निगम ने 30 जनवरी को एक नोटिस वहां पर चिपकाया था। और यह बात इलाके के लोगों को अच्छी तरह से पता थी कि नगर निगम की टीम और पुलिस इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए कार्रवाई जरूर करेंगे। लेकिन बाद में लोगों ने इस नोटिस का विरोध किया और वो इस पर स्टे लेने के लिए हाईकोर्ट चले गए। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इन लोगों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद
नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। हाई कोर्ट के फैसले के बाद कानूनी रूप से नगर निगम अपनी जमीन से इस अतिक्रमण को हटाने के लिए स्वतंत्र था और लोगों को भी यह बात पता थी कि यह कार्रवाई अब आज नहीं तो कल जरूर होने वाली है। लेकिन इसके बावजूद 8 फरवरी को जब नगर निगम की टीम बुलडोजर के साथ वहां पहुंची तो आरोपों के मुताबिक कुछ लोगों ने अपने घरों की छत से पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव किया, जिसकी वजह से वहां पर हिंसा भड़क गई। वो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे छतों से पथराव हो रहा था पुलिस की टीम पर। यह भी दावा है कि नगर निगम की जमीन पर अतिक्रमण करने के लिए अवैध तरीके से जो मदरसा और नमाज स्थल बनाया गया था, वो मदरसा और नमाज स्थल सरकार के किसी भी दस्तावेज में पंजीकृत नहीं है। इसका मतलब यह है कि मदरसा न सिर्फ सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया, बल्कि इसका संचालन भी अवैध रूप से ही वहां पर हो रहा था। हालांकि कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि नगर निगम ने इस कार्रवाई से पहले इलाके के लोगों को बिल्कुल भी समय नहीं दिया, जिसकी वजह से यह हिंसा हुई। लेकिन यह जानकारी भी पूरी तरह से सही नहीं है। सच्चाई यह है कि इस जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया आज से नहीं बल्कि वर्षों से चली आ रही है और यह सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। असल में यह हल्द्वानी का वही इलाका है जहां रेलवे ने लोगों पर अपनी 78 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था और यहां रेलवे और नगर निगम की सरकारी जमीन पर 4,500 से ज्यादा मकान, 4 सरकारी स्कूल, 11 प्राइवेट स्कूल, 2 बैंक, पानी के 2 सरकारी टैंक और 10 से ज्यादा मस्जिद और 2 मंदिर भी बने हुए हैं। और रेलवे और नगर निगम दोनों ही अपनी जमीन से इस अवैध कब्जे को हटाने की लड़ाई आज से नहीं वर्षों से लड़ रहे हैं और यहां नगर निगम इससे पहले भी कई अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला चुका है। लेकिन नगर निगम का कहना है कि यहां रहने वाले 90% से ज्यादा लोग एक विशेष धर्म से हैं, अल्पसंख्यक हैं, इसलिए अतिक्रमण के इस मामले को कुछ लोग वहां पर हर बार बचने के लिए एक धार्मिक रूप, धार्मिक एंगल दे देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अतिक्रमण का यह मामला वर्षों से चला आ रहा है और यहां रहने वाले लोगों को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि आज नहीं तो कल यह सरकारी जमीन उन्हें खाली करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने अवैध कब्जा किया है। लेकिन जब उन्हें हाई कोर्ट से भी नगर निगम की कार्रवाई पर स्टे नहीं मिला तो उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और हिंसा का सहारा लेने के बाद उनकी ये जो तरकीब है ये काम भी कर गई। अवैध कब्जा अभी भी वहां पर बरकरार रहा और ये बहुत बड़ी खबर भी बन गई, जिसके बारे में पूरे देश में चर्चा हुई। अब आप ये देखिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज अपने परिवारों के साथ अयोध्या में रामलला के दर्शन किए, जबकि आज से कुछ वर्ष पहले तक यही अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि उनकी नानी अयोध्या में राम मंदिर बनाने के खिलाफ थी और कहती थी कि भगवान श्री राम कभी भी किसी मस्जिद को तोड़कर वहां उस स्थान पर अपना मंदिर बनते हुए देखकर प्रसन्न नहीं होंगे। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल अयोध्या के राम मंदिर में भगवान श्री राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। आप भी देखिए। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। हमारे देश की राजनीति में आपने एक शब्द बहुत सुना होगा, काफी इस्तेमाल होता है, और वो है मुस्लिम तुष्टीकरण। तुष्टीकरण का मतलब होता है किसी को तुष्ट करके उसे खुश करना, और इस हिसाब से मुस्लिम तुष्टीकरण का अर्थ होता है मुसलमानों को तुष्ट करके उन्हें खुश रखना। लेकिन सोचिए, हमारे देश में तो और भी धर्मों के लोग रहते हैं, वो भी अल्पसंख्यक कहलाते हैं, लेकिन कभी भी कोई नेता सिख तुष्टीकरण, जैन तुष्टीकरण, ईसाई तुष्टीकरण, बौद्ध तुष्टीकरण, पारसी तुष्टीकरण और हिंदू तुष्टीकरण की बात नहीं करता, और इनकी जगह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ही अक्सर आपको होती हुई दिखाई देती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से ही सिर्फ एक ही धर्म के तुष्टीकरण को
असली धर्मनिरपेक्षता माना गया और बाकी धर्मों के लोगों के तुष्टीकरण को सांप्रदायिक चश्मे से हर बार देखा गया। लेकिन राम मंदिर के बनने के बाद से हमारे देश में एक बदलाव आया है। हमारे देश में भी हिंदू तुष्टीकरण के लिए वो नेता भी अब राम मंदिर जा रहे हैं जो राम मंदिर का विरोध करते थे और बाबरी मस्जिद के लिए एक जमाने में आंसू बहाया करते थे, अब वो भी बदल गए हैं। और इससे आप समझ पाएंगे कि अब हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति भी बदल गई है। कई बार बदलाव नजर नहीं आता, लेकिन अब हम आपको यही बता रहे हैं कि यह बदलाव कैसे आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा दी थी, उन लोगों को मोदी सरकार कैसे कतर की जेल से रिहा करके आज भारत लाने में कामयाब हो गई। भारत के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई सरकार सिर्फ 109 दिनों के अंदर अंदर अपने उन नागरिकों को भी सुरक्षित भारत लाने में कामयाब रही जिन्हें किसी दूसरे देश की अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। और ये सभी 8 नागरिक भारतीय नौसेना के रिटायर्ड अधिकारी हैं जो कतर में रक्षा क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी कंपनी में काम करते थे और इस कंपनी का नाम है दहारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और इन सभी लोगों को कतर में 30 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया था और इसके बाद उन्हें 26 अक्टूबर 2023 को कतर की एक अदालत ने फांसी की सजा सुनाई। और यहां बड़ी बात यह है कि कतर ने इन लोगों पर लगे आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन कतर और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का दावा है कि इन सभी लोगों को जासूसी के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी। इन पर जासूसी के आरोप थे। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि कतर में जब किसी व्यक्ति को जासूसी के लिए फांसी की सजा होती है तो उस व्यक्ति का वापस अपने देश लौट पाना लगभग असंभव है। कतर की जेलों में आज भी कई देशों के नागरिक उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और इन लोगों पर जासूसी के ही आरोप है। और इनमें कुछ नागरिक फिलीपींस के भी हैं जिन्हें 2015 में फांसी की सजा हुई थी, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया था। लेकिन इन लोगों को उनके देशों की सरकारें कतर से छुड़ाकर वापस नहीं ले जा पाई और इसी वजह से ये लोग आज भी कतर की जेलों में बंद हैं। यानी बहुत सारे देशों के जो नागरिक हैं वो इन्हीं आरोपों में कतर की जेलों में आज भी बंद हैं और कतर ने उन्हें छोड़ा नहीं। लेकिन भारत के इन 8 नागरिकों को कतर ने छोड़ दिया और भारत सरकार ने इस मामले में सिर्फ 109 दिनों के अंदर पूरी कहानी को पलट दिया। कतर की अदालत ने इन लोगों को 26 अक्टूबर 2023 को फांसी की सजा दी, जो सिर्फ 63 दिनों के बाद 28 दिसंबर 2023 को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दी गई। और इसके बाद भी 46 दिनों के बाद अब ये 8 नागरिक उम्र कैद की सजा से भी बरी हो गए और इनमें से 7 नागरिक आज अपने देश भारत लौट आए हैं। और इनका कहना है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी न होते तो वो आज भारत की भूमि पर आज इस तरह खड़े ना होते। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। It's only possible due to the intervention of our Prime Minister. We're extremely grateful to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji. It certainly wouldn't have been possible without his personal intervention. यहाँ आके वाकई बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुँच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't be. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। ये कहना चाहेंगे कि ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूं कि थैंक करूंगा एमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, जिस दिन का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार है। लेट्स हैव 3 cheers फॉर इंडिया। अब जरा यह देख लेते हैं कि हमारे पड़ोसी देश में क्या हो रहा है।
और आपको यह बताते हैं कि पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का विपक्ष आज सबसे ज्यादा अपने चुनाव में किसे मिस कर रहा है? पाकिस्तान के विपक्षी नेता और पाकिस्तान के लोग आज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी ईवीएम को अपने देश में मिस कर रहे हैं। और शायद इसीलिए पाकिस्तान के राष्ट्रपति को भी आज यह कहना पड़ा कि काश पाकिस्तान में ईवीएम होती तो चुनाव में इस तरह की धांधली न हो पाती। इमरान खान की पार्टी का आरोप है कि वहां 60 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जिन पर नवाज शरीफ की पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए वोटों की गिनती में धांधली हुई, और अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव कराए गए होते तो नवाज शरीफ की पार्टी 10 सीट भी जीत नहीं पाती। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने भी आज कहा कि अगर पाकिस्तान में ईवीएम से चुनाव हुए होते तो उनका देश इस मौजूदा संकट से बच जाता और वहां काउंटिंग के दौरान धांधली की वजह से इतनी हिंसा भी ना होती। और बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग भी आज ईवीएम को याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बैलेट पेपर को तो लूटा जा सकता है लेकिन ईवीएम से ही निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। और पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि भविष्य में पाकिस्तान में आम चुनाव अब ईवीएम से ही कराए जाएंगे। यानी आज पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है काश हमारे साथ हमारे यहां ईवीएम होती, और भारत का विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां बैलेट पेपर होते। देखिए यह भी कितनी अजीब सी बात है। तो देखिए यह भी कितनी अजीब सी और बड़ी दिलचस्प बात है। पाकिस्तान में विपक्ष कह रहा है काश हमारे यहां ईवीएम होती, और भारत का विपक्ष कहता है काश हमारे यहां बैलेट पेपर से चुनाव होता। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 266 में से कुल 265 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से एक सीट का नतीजा अब तक घोषित नहीं हुआ है, और बाकी की 264 सीटों में से सबसे ज्यादा 101 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं, जिनमें से 95 निर्दलीय उम्मीदवार इमरान खान की पार्टी के समर्थक हैं। यानी ये वो लोग हैं जो असल में इमरान खान की पार्टी से लड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह ले लिया गया इसलिए इन्हें निर्दलीय के रूप में लड़ना पड़ा। यानी अगर आप देखें तो इमरान खान की पार्टी ने यह चुनाव जीता है और सबसे ज्यादा उन्हीं के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, 101। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पार्टी है जिसने 75 सीटें जीती हैं, और तीसरे नंबर पर बिलावल भुट्टो की पार्टी ने 54 सीटें जीती हैं। ये तीन बड़ी पार्टियां वहां पर हैं। और अभी नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की पार्टी के बीच गठबंधन सरकार बनाने की बातचीत चल रही है, लेकिन बिलावल भुट्टो इस गठबंधन के ज्यादा पक्ष में नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अब बिलावल भुट्टो ने भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने शुरू कर दिए हैं। बिलावल भुट्टो को लगता है कि अगर उन्होंने नवाज शरीफ की पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाई तो उन्हें प्रधानमंत्री का पद तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में नवाज शरीफ ऐसा कभी नहीं करेंगे और वो यही कहेंगे कि उनकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली हैं इसलिए प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ही बनेंगे। कहने का मतलब यह है कि नवाज शरीफ जब बिलावल भुट्टो की पार्टी से गठबंधन करते भी हैं तो वो यही कहेंगे कि हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं इसलिए प्रधानमंत्री हम बनेंगे, और बिलावल भुट्टो को पिछली बार की तरह कुछ विदेश मंत्री जैसा पोर्टफोलियो देकर वहां पर रख लिया जाएगा। अब बिलावल भुट्टो भी बहुत बड़े राजनीतिक खानदान से आते हैं, वो बेनजीर भुट्टो के पुत्र हैं और उनके मन में भी प्रधानमंत्री बनने का सपना है, इसलिए अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो ठीक से अपने पत्ते खेलें तो हो सकता है वही प्रधानमंत्री बन जाए। इसलिए अगर बिलावल भुट्टो का इमरान खान की पार्टी के साथ अब गठबंधन हो जाए, यानी इमरान खान की पार्टी के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जीते हैं 101, उनके साथ अगर बिलावल भुट्टो मिल जाए तो बिलावल भुट्टो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि इमरान खान और बिलावल भुट्टो के पास मिलकर इतने सांसद हो जाएंगे जो सरकार बनाने के लिए काफी होते हैं। और इसीलिए बिलावल भुट्टो ऐसा चाहते हैं कि इमरान खान के निर्दलीय उम्मीदवार उन्हें प्रधानमंत्री बनाने के लिए समर्थन दे दें और वो इसके बदले में इमरान खान को बाद में जेल से बाहर ले आएंगे। यानी एक डील हो जाएगी कि हम बिलावल भुट्टो को प्रधानमंत्री बनवा देते हैं अभी, और जब सरकार बन जाएगी तो बिलावल भुट्टो इमरान खान को जेल से रिहा करा देंगे। अब हम आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जो आपको, खासतौर पर जो हमारे ऐसे दर्शक हैं जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले या कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, उन्हें आज की हमारी खबर बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। ये खबर आपको चिंता में डाल देगी और इस खबर का भी पाकिस्तान से एक कनेक्शन है। आजकल साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है
और एक नए तरह का स्कैम हो रहा है जिसे हम वॉइस क्लोनिंग स्कैम कहते हैं। ये खबर ध्यान से सुनिएगा आप। और यह स्कैम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से होता है और टेक्नोलॉजी की मदद से होता है। इस नए तरह के स्कैम में देखिए क्या होता है। इसमें साइबर अपराधियों ने बच्चों और युवाओं की आवाज को क्लोन करना शुरू कर दिया है, जिसमें वो पुलिस अधिकारी बनकर बच्चों के माता पिता को फोन करते हैं और कहते हैं कि उनके बच्चे को किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, और इसके बाद वो उस बच्चे की नकली आवाज भी उसके माता पिता को फोन पर सुनवाते हैं, जिसमें बच्चा कह रहा होता है कि मुझे इन्होंने पकड़ लिया है, मुझे किसी भी तरीके से यहां से छुड़वाइए। और फिर उस बच्चे को छोड़ने के बदले माता पिता से ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करवा लिया जाता है उसी समय। और इस तरह के वॉइस क्लोनिंग स्कैम अब पूरे देश में हो रहे हैं, और इस देश में बड़ी संख्या में ऐसे माता पिता हैं जिन्हें इस तरह के फोन आए हैं कि उनका बच्चा कहीं पुलिस ने पकड़ लिया है उसे बहुत किसी संगीन आरोप में, और अब उन्हें पैसा देकर अपने बच्चे को छुड़ाना होगा।